हेलो बच्चों। तो आज हम लोग साइंस वन पढ़ने वाले। चैप्टर का नाम है अपना ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन पे आते हैं। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? तो ग्रेविटेशन का मतलब ये कि अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप लोग ने सबने ये सुना रहेगा कि सर आइजैक न्यूटन जब ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनकी सिर्फ एक एप्पल गिरा। तो उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया या हॉरिजॉन्टल में फ्लाई क्यों नहीं हुआ। तो ये सोच में ही ये उन्होंने पूरा रिसर्च करने के बाद ये फाइंड आउट किया कि ये चीज़ जो है ना ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिरी। तो ग्रेविटेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो सीधा अर्थ का अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है। फिर आते हैं सेकंड, मोशन। मोशन का मतलब क्या, द चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है बट इन रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अगर टाइम भी चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मोशन है। वो ऑब्जेक्ट एक मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रेस्ट पे है, टाइम चले जा रहा है तो उसका मतलब वो मोशन में नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट। ठीक है। फिर थर्ड आता है फोर्स। फोर्स वही पुश और पुल, मतलब किसी और कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग धक्का दे रहे हैं या उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो उसमें क्या लग रहा है, एक टाइप ऑफ फोर्स लग रहा है। किसी को चमाट मारने के लिए हम लोग हाथ उठाएंगे, एक रखेंगे तो उसको भी फोर्स ही बोलेंगे। तो अब देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन है जो एक सर्कल के अराउंड कोई चीज वॉक करे या रन करे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। जैसे एक सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है जो उसके ऊपर रन कर रहा है, उसके ऊपर दौड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब तुम लोग के टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसका वो एक्सपेरिमेंट ये है कि एक कॉइन है, कॉइन को एक रोप से टाई करके उसको एक ऐसे घुमाया गया है। तो ये जो हम लोग जिस तरह से घुमा रहे हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बट उसका जो फोर्स है टूवर्ड्स द सेंटर पड़ रहा है। तो टूवर्ड्स द सेंटर जो पड़ रहा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मतलब क्या होता है, सेंटर। पिटल मतलब टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब आते हैं केप्लर्स लॉ पे। केप्लर्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है केप्लर्स। उन्होंने 3 लॉ दिया था प्लैनेट और सन के बेसिस पे। तो पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो सन और ऑर्बिट जो होता है ना वो एक फोकाई पे अटैच होता है, मतलब जितने भी प्लैनेट्स रहेंगे और सन रहेंगे तो उन लोगों का जो अटैचमेंट पॉइंट रहेगा ना एक वन ऑफ द फोकाई पे ही रहेगा। ठीक है। फिर सेकंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए और बी के बीच में जो ये प्लैनेट वन है, ए और बी के बीच में जो एरिया है और सी और डी के बीच में जो एरिया है ना, ये दोनों एरिया कवर करने में ना इक्वल टाइम ही लगे बिकॉज वो एरिया इक्वल है। हाँ भले ही देखने में लग रहा हो कि हाँ इसका एरिया ज्यादा है इसका एरिया कम है, बट ऐसा नहीं है। इसका डिस्टेंस ज्यादा है इसका कम है, इस वजह से एरिया दोनों का इक्वल है। तो ये दोनों एरिया कवर करने में टाइम भी इक्वल ही जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो पहले एक एक लाइन पे आते हैं। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसका जो टाइम रहेगा, उस टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो समझाता हूँ मैं। जैसे ये टाइम है ना, ये मतलब एक प्लैनेट जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करेगा उसका टाइम का स्क्वायर, जो टाइम लगेगा उसमें, तो टी स्क्वायर। उसके बाद क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। फिर क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसके बीच का जो सन और प्लैनेट के बीच का जो मेन डिस्टेंस होगा, मेन मतलब क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस जो रहेगा ना वो उसका क्यूब, एवरेज डिस्टेंस का जो क्यूब रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। तो एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, आर। ठीक है, आर क्यूब। ठीक है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू के। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। जब कभी भी अगर प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है। तो ये टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू के। ये तीनों लॉ किसने दिया था, केप्लर्स ने। ठीक है। अब ये लॉ के बेसिस पे सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक अलग से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब क्या है कि ये यूनिवर्सल लॉ है और कहीं भी एप्लीकेबल होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होगा और वहां नहीं होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every object in the universe attract every other object with a definite force। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो मार्कर है, ये दो मार्कर है, ये दोनों मार्कर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे। क्या अट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक डेफिनेट फोर्स।
ठीक है, दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अब वो फोर्स कैसा है वो हम लोग देखते हैं। वो फोर्स क्या है मालूम है कि दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा, अभी ये मार्कर है, इसका भी कोई मास रहेगा, इसका भी कोई मास रहेगा, तो ये दोनों के मास का जो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। इसका मास अगर 10 ग्राम है, इसका मास अगर 10 ग्राम है, तो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम जिसका मास है दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये दोनों समझो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका मास क्या होगा 100, तो 100 बाई 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के डिस्टेंस का जो स्क्वायर रहेगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जो हम लोग को जो मिलेगा क्या मिलेगा फोर्स। ठीक है, और फोर्स यहाँ पे जी है ना, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये न्यूटन के नाम पे रखा गया। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है जी, उसका वैल्यू क्या है। तो जी का वैल्यू इन द सेंस जी का अगर कभी यूनिट पूछ लिया तो जी का यूनिट क्या रहेगा, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर अगर ये साइड आएगा तो डी का मतलब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, मीटर का स्क्वायर है, तो फोर्स है तो फोर्स इंटू मीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, और दोनों मास है, मास का स्क्वायर क्या रहेगा केजी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग न्यूटन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कौन ये मल्टीप्लीकेशन में मास ये साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड में मास का स्क्वायर रहेगा, मास का यूनिट क्या है केजी। ठीक है, तो क्या होगा केजी स्क्वायर, ये किसका यूनिट है जी का। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे अपना आधा चैप्टर कंप्लीट होता है, अब बाकी आधा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है।